ब्यूटीफुल थिंग जो मुझे लगता है अनअकैडमी पे, अगर मैं एक स्टूडेंट होता और मैं ढूंढता तो मैं जो लाइव क्लासेस दिख ही रही हैं वो तो है ही, क्विजेस भी है, टेस्ट सीरीज भी, जो पढ़ा उसका टेस्ट सीरीज है, क्विजेस है। आपको बता दूं कि फ्री क्विजेस भी अपने पास हैं, जो कि आप देखेंगे कि स्पेशल क्लासेस के माध्यम से आपको लिया भी जाता है, ठीक है ना। फ्री ये क्लासेस भी वहां पे अवेलेबल है, ना केवल पेड सब्सक्रिप्शन बल्कि फ्री की चीजें भी है। तो फ्री में भी आपके पास पढ़ने के कई ऑप्शंस हैं और पेड भी आपके पास अवेलेबल, बट यू हैव टू ऑप्ट, यू हैव टू चूज सर मैम्स, ठीक है। सो टेस्ट सीरीज भी है, क्विजेस भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस। और इसकी जानते हैं खासियत क्या है? आफ्टर एवरी 3 क्लास, जो क्लास कोर्स स्ट्रक्चर क्या था ना, आफ्टर एवरी 3 क्लास देयर इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग स्टेशन। सो दिस इज द 4th क्लास, ठीक है। अगेन 5th, 6th एंड 7th, यानी कि जो फिर से 3rd 3 क्लास के बाद होगा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, वो भी डेडिकेटेड, राइट सर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, राइट। सो आपको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, इसे फिर सर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करेंगे तो आपको फिर प्लस के लिए आना होगा, सर प्लस के बाद आइए यूपीएससी सीएससी में सर, देन गेट सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं। गेट सब्सक्रिप्शन हो गया सर, फिर आपके पास पूरा का पूरा प्लान आएगा। ये अब जीएस का प्लान आएगा, आपके पास ऑप्शनल का प्लान आएगा। आप जिस भी कोर्स में लेना चाहें आप दोनों इकट्ठा ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, जैसे भी आपको लगता है कि अगर आपको लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर करें तो कम से कम मैं कहूंगा कि 1 साल का लीजिए, 2000 के लिए 22 के लिए कर रहे हैं यानी कि आप 2 साल का लीजिए, 2022 वाले लोग जो 2023 के लिए कर रहे हैं, आप भी से मौका है, एकदम बिना किसी प्रेशर का पढ़िए। सो 90,000 to 72,000, 49,500, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है। आपके लिए पवन 10, पवन सर का कोड है ना, दिस इज कॉल्ड पवन 10, इसको अप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो आपका जो 1 साल का कोर्स देखना 49,500 का, इट विल बिकम 44,500। 3 साल के लिए 90,000 का है, पवन 10 अप्लाई करेंगे, आपको पे करना है कितना, 81,000 वाले, ठीक है। फिर आगे आप बढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके पास ऑप्शनल के लिए भी प्रोविजन है, किसी भी कोर्स में आपको जाना है, किसी भी कोर्स के लिए, यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, नेट, नीट, जेई, कुछ भी आप करना चाहते हैं, यूजीसी, तो आप पवन 10 के कोड को अप्लाई करें। पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे, यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। एंड यूपीएससी में यू विल गेट माय पर्सनल क्या कहते हैं गाइडेंस एंड एवरीथिंग, राइट सर एंड मैम्स। उसके देखिए जो लोग चाहते हैं क्या है कि आप थोड़ा सा तैयारी थोड़ा सा प्रीमियम स्टाइल में करें, कि आपके पास हमेशा एक पर्सनल कोच होना चाहिए, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी ने ये जो है सो डिजाइन कर रखा है फॉर पर्सनल कोचेस, फॉर दोज स्टूडेंट जिनको पर्सनल कोच चाहिए, पर्सनलाइज्ड फीडबैक चाहिए, तो आपको आइकॉनिक में मिलेगा, ठीक है। यहां भी आप पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे, और जो कोर्स फी है अनअकैडमी का, इसमें किसी भी कोर्स फी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 69,500 का है 1 ईयर का कोर्स, इट विल बिकम व्हाट 63,550 ओनली, ठीक है। अगर आप 2 साल में जाते हैं तो 1,07,000 का, इट विल बिकम 96,300। 3 साल के लिए जाते हैं 1,41,000 का है, इट विल बिकम व्हाट 1,26,000। सो इट इज योर चॉइस, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं ना कि अगर आप क्लास करते हैं, ठीक है ना, आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको आपकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन गो फॉर एनीथिंग सर्स एंड मैम्स, ठीक है ना। सो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर डिमांड, ठीक है ना। एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड डिमांड यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है सर। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन से, जो लोग भी आप रहना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, पवन 10 का कोड पर्सनल गाइडेंस में, अगर आपको लगता है कि टाइम थमता जा रहा है और टाइम बाउंड मैनर में हमें एग्जामिनेशन से पहले सारी चीजें कवर अप करनी है, रिवीजन करना है, मॉक इंटरव्यूज देने हैं, फिर पीटी का देना है, सारी चीजें आपको देनी है टाइम बाउंड मैनर में, अप्रोच के साथ अगर आपको चीजें करनी है, आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी चीजें आपको चाहिए यहाँ पे, जो कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग हो, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, दिस इज कॉल्ड पवन 10, जहां आप मुझे पाएंगे, पवन 10 का गाइडेंस पाएंगे, मेंटरशिप पाएंगे, राइट सर्स एंड मैम्स। मैं आप लोग के लाइव कमेंट्स भी देखूं थोड़ा सा कि व्हाट यू पीपल आर कमेंटिंग, सो दैट आई कुड बी एबल टू आंसर यू, ठीक है, मैं कर पाऊँ आप लोग का आंसर। ओके, सो चलिए आ जाइए, हम लोग करते हैं। सो हम लोग को नेक्स्ट जो बात करना था वो सेक्शन 144 के ऊपर बात करना था। वी हैव टू टॉक अबाउट सेक्शन 144 के बारे में, ठीक है। 144 के बारे में ये है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के बारे में हम लोग को बात करनी थी, क्योंकि मैंने आपसे बताया भी था कि कभी भी अगर कोई संभावित किसी मानव जीवन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा को लेकर के अगर कोई खतरा अगर दिखाई देता है, ठीक है, तो और किसी तरह का पब्लिक डिस्टर्बेंस होने की कोशिश की होने की संभावना रहती है, यानी कि पब्लिक जो ट्रैंक्विलिटी है, यानी कि जो शांति है, अगर उसकी संभावना रहती है,
तो इसे सीआरपीसी के सेक्शन 144 को इम्पोज करके उसे क्या गया था, उसे अवॉइड करने की कोशिश की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये कल हम लोग यहाँ पर चर्चा में शामिल कर रहे थे, लेकिन चर्चा पूरी तरीके से हो नहीं पाई थी, जिसे आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ठीक है। इसमें यह है कि ये जो सेक्शन 144 है ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, तो कई बार इस डाइवर्सिटी में कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कई बार हालात थोड़े से गड़बड़ से होने लगते हैं। तो इसलिए ये पावर दिया गया है किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, एसडीएम हो, कोई भी हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रैंक का कोई भी हो कम से कम, तो वो क्या कर सकता है कि किसी भी जो असेंबली है, ठीक है ना, मीटिंग और प्रोसेशंस हैं, ठीक है ना, इसकी वजह से अगर कोई थ्रेट है किसी प्रकार का, देयर इज अ रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अनोयंस और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, ठीक है ना, हेल्थ और सेफ्टी और डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ट्रंक्वालिटी यानी कि शांति और राइट और एनी अफ्रे अगर कुछ भी है, तो आप इसको इम्पोज करके ऐसे किसी भी संभावना को क्या कर सकते हैं, आप उसको टाल सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये हिंदी में ये कह रहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो 1973 है उसकी धारा 144 के तहत जो मजिस्ट्रेट होता है यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, किसी सभा, बैठक, जुलूस आदि पर प्रतिबंध लगा सकता है अगर कभी ऐसा हो कि किसी मानव जीवन पे या स्वास्थ्य पे, सुरक्षा में कोई अगर खतरा नजर आता है, या सार्वजनिक शांति या दंगे की संभावना अगर होती है, या कोई हंगामा होने की संभावना रहती है, इसको जस्ट अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन 144 को इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ये अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं था अंजलि प्रिया, ठीक है, ये बस थोड़ा सा उसमें सारी चीजें भी रह गई थी, ठीक है। बस इसका थोड़ा सा ये रैप अप करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके प्रोविजंस कल हम लोग शायद नहीं कर पाए थे, ठीक है। सो चलिए हम लोग इस पे बात करें। नेक्स्ट आ जाइए। तो अभी देखते क्या है कि अभी रिसेंटली द कंट्रोवर्शियल लॉ जो हमारे पास रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना, ये पूरा हुआ नहीं था कल, ठीक है, इसकी बस शुरुआत हो पाई थी लेकिन पूरी तरीके से हो नहीं पाया था ये। तो अभी हम देखते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, यानी कि जो हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का है, इसको लेकर के पूरी कंट्री में ऑलमोस्ट हर जगह हमें देखने को क्या मिला, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली के अंतर्गत, यानी कि जो देश की राजधानी है वहां, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात करें नॉर्दर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है ना, यहां पे हमें क्या मिलता है, ये सारी चीजों को देखने को मिल रहा है, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, राइट, ठीक है। सो जो सिचुएशन है, फोर्स सेवरल स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज सेक्शन 144, ठीक है। कई राज्यों को इस हालात ने क्या किया, इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट्स हो उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको रोका जा सके, ठीक है ना। सो हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विवादास्पद कानून के कारण दिल्ली, यानी कि राजधानी दिल्ली और कुछ उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने क्या किया है, अपने यहाँ सेक्शन 144 को लगाने के लिए मजबूर हुए हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी जो घटनाएं हैं उसको रोका जा सके, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके प्रोविजंस के ऊपर में। देखिए होता क्या है, इसके प्रोविजंस के ऊपर हम लोग बात करें। देखिए एक बार अगर धारा 144 लग जाती है सीआरपीसी के इज इम्पोज्ड इन एनी एरिया, तो जितने भी सिविलियंस हैं आर बार्ड फ्रॉम कैरिंग ऑफ वेपन्स of any kind including lathis, sharp edged metallic objects or firearms in public places. Police or other security personnel are only ones allowed to carry weapons in the area placed under 144. So यहाँ पर हिंदी में ये बस कहने की कोशिश ये हो रही है कि अगर सीआरपीसी की धारा 144 को कहीं किसी क्षेत्र पे अगर लगा दिया जाता है, तो जितने भी नागरिक होते हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनको किसी भी प्रकार के जो वेपन्स होते हैं ना, यानी कि अस्त्र शस्त्र होते हैं, उसको ले जाने से मनाही की गई। इनफैक्ट आप लाठी भी लेकर नहीं चल सकते, तेज धार वाली धातु की वस्तु भी नहीं ले सकते, कोई आग्नेयास्त्र नहीं लेकर चल सकते, ठीक है ना, किसी प्रकार की किसी चीजों को आप कैरी नहीं कर सकते। इन सबों पर कंप्लीटली रोक लगाया गया है। यहां पर अगर देखें जिन क्षेत्रों में सेक्शन 144 लगाया जाता है, वहां पर केवल पुलिस या अन्य सुरक्षा कर्मी जो होते हैं उन्हीं को अपने साथ हथियार लेकर चलने की आजादी दी गई है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक पिछले क्लास में हमारी बात हो रखी थी, ठीक है, यहां तक हो रखी थी। अब जो नेक्स्ट हम लोग को बात करना है वो ये करना है। अब ये देखिए, यहां से आज की क्लास है, तो बस कंटिन्यूटी में हम लोग रखेंगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर सेक्शन 144 का अगर क्या करता है, वायलेशन करता है, ठीक है ना, इफ देयर इज एनी वायलेशन ऑफ सेक्शन 144, तो उसके लिए क्या है कि 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, जेल में 3 साल की कैद तक का प्रावधान है, ठीक है ना, प्रोविजन है। दूसरा, इन मोस्ट केसेस क्या होता है, इन्वॉल्विंग पब्लिक प्रोटेस्ट एज इज द केस विद द प्रोटेस्ट ओवर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यानी कि इसको इनफैक्ट एक्ट कह लें हम लोग। एक्ट, द प्रोटेस्टर्स आर टेकन इनटू कस्टडी बाय पुलिस एंड रिलीज आफ्टर फ्यू आवर्स। अभी ये कहा गया है कि धारा जो आपका 144 अगर लगता है सीआरपीसी की,
इसके अंतर्गत क्या है कि 3 साल तक की सजा है। लेकिन अगर कभी देखें, कभी किसी चीज को लेकर के अगर मान लीजिए पूरे मॉब में, अगर झुंड में लोग प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं, तो इस प्रोटेस्ट के दौरान लोगों को क्या किया जाता है, उस जगह से या जहां धरना प्रदर्शन वगैरह कुछ किया जा रहा है वहां से उनको डाइवर्ट करने के लिए, हटाने के लिए, उनको क्या किया जाता है, किसी दूसरी जगह ले जाने के लिए या इस पूरे हालात को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है कि उनको कुछ दिनों समय के लिए उनको डिटेन किया जाता है अपने पास, और कुछ ही घंटों में उन्हें रिलीज भी कर दिया जाता है। ठीक है ना। सो दे आर रिलीज आफ्टर few hours. They are taken away from the sites of protest in most cases. They are just taken away from the sites of protest in most cases. ठीक है, यानी कि कहीं भी अगर प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे किसी तरीके की अराजकता फैलने की संभावना है, या मान लेते हैं कहीं ट्रैफिक वगैरह में कहीं भी कुछ भी अगर जो इश्यू होते हैं, अगर वैसी कोई संभावना है, उसको लेकर के कोई अगर प्रॉब्लम होने का रहता है, तो पुलिस क्या करती है, उस पूरे के पूरी भीड़ को वहां से हटाने के लिए, प्रोटेस्टर्स जितने भी होते हैं उनको वहां से मूव करने के लिए उनको अपने कस्टडी में ले लेती है और कुछ घंटों के बाद उनको रिलीज भी कर देती है। ठीक है ना। सो ये बात कहा गया यहाँ पर धारा 144 के अंतर्गत। ठीक है ना। कुछ ही दिनों में उसको क्या, कुछ घंटों के बाद ही रिहा कर दिया जाता है, जैसा सीएए के केस में हम लोग देख रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के केस में देख रहे हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम के केस में देख रहे हैं। अब एक चीज और समझना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो धारा 144 है और जो कर्फ्यू है दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सेक्शन 144 है और जो कर्फ्यू है, ये दोनों के दोनों थोड़ी सी अलग है। यानी कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो कुछ भी प्रतिबंध 144 सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत लगाए जाते हैं, ठीक है ना, वो कर्फ्यू से अलग है। सो रिस्ट्रिक्शंस अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी इज डिफरेंट फ्रॉम कर्फ्यू। ठीक है, इससे क्या है, ये बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, राइट। सो समझ पा रहे हैं ये? आ जाइए। अब देखिए इसमें क्या है, इन द एरियाज वेयर कर्फ्यू इज इम्पोज्ड, जिन क्षेत्रों में कर्फ्यू को लगाया जाता है, ऑल पब्लिक एक्टिविटी इज बार्ड। मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो जिन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया जाता है वहां सभी प्रकार की जितने भी सार्वजनिक गतिविधि होती है उनको रोक दिया जाता है, गतिविधि को वर्जित कर दिया जाता है। ठीक है ना। नागरिक यातायात भी रोक दिया जाता है, यानी कि जो आपका ट्रैफिक होता है उसको भी वहां पर क्या कर दिया, रोक दिया जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं ये? ठीक है, जब दंगे और हिंसा के बड़े खतरे होने की संभावना होती है तभी कर्फ्यू को लगाया जाता है। ठीक है ना। अगर छोटे लेवल पे अगर कुछ अगर हो रहा है या अगर उसको अंडर कंट्रोल सिचुएशन है, सिचुएशन कंट्रोल किया जा सकता है, तो वहां पर सीआरपीसी की धारा 144 को ही इंपोज किया जाता है। लेकिन अगर कभी लगे कि कोई कंडीशन जो है वो ग्रेव है, ग्रेव है, ठीक है ना, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बिगर डेंजर ऑफ राइटिंग एंड वायलेंस, in that case only curfew can be imposed। ठीक है, सो यही इंग्लिश में यहां कहा जा रहा है कि इन एरियाज वेयर कर्फ्यू इज imposed ऑल पब्लिक एक्टिविटी इज बार्ड, सारे के सारे जितने भी पब्लिक एक्टिविटी है उनको रोक दिया जाता है। जो ट्रैफिक होता है, सिविलियन ट्रैफिक, उसको भी स्टॉप कर दिया जाता है। अगर कर्फ्यू वारंट तभी होगा, कर्फ्यू तभी आप लगाएंगे जब देयर इज अ मच ग्रेवर पॉसिबिलिटी और सिचुएशन ऑफ पोजिंग बिगर और डेंजर ऑफ राइटिंग एंड वायलेंस का सीन हो। ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या है, अगर सिंपल शब्दों में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो जो धारा 144 है वो क्या है, कर्फ्यू से उसका छोटा भाई जैसा है। इट इज समवॉट लेजर वर्जन ऑफ कर्फ्यू। ठीक है, बट इट इज नॉट कर्फ्यू। ठीक है, ये कर्फ्यू नहीं है। ठीक है, इट इज अ लेजर वर्जन ऑफ कर्फ्यू बट इट इज नॉट कर्फ्यू। ठीक है, ये बात हम लोग समझ सकते हैं। अब देखते हैं एज अ मैटर ऑफ रूल, या नियम क्या कहता है कि सेक्शन 144 जो है, यानी कि सेक्शन 144 इज इम्पोज्ड फॉर 2 months। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं ये? इस बात को ध्यान में रखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। जो धारा 144 होती है वो कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, 2 महीने के लिए लगाया जा सकता है। कितने के लिए, 2 महीनों के लिए। ठीक है, 2 महीनों के लिए लगाई जा सकती है धारा 144 को। ठीक है, बट इट कैन बी विदड्रॉन एनी मोमेंट द एडमिनिस्ट्रेशन फाइंड्स द सिचुएशन एज अटेन्ड नॉर्मलसी। आप जानते हैं कि धारा 144 तभी लगाया जाएगा जब हमारे यहाँ नॉर्मल कंडीशंस नहीं होंगे, लेकिन अगर नॉर्मलसी अगर मेंटेन हो गई है तो 2 महीने से पहले भी जो आपका सेक्शन 144 है उसको विड्रॉ किया जा सकता है, उसको विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं, इसको विड्रॉ किया जा सकता है। सो इट कैन बी विड्रॉन एनी टाइम बाय द प्रशासन, आई मीन एडमिनिस्ट्रेशन। इसको कभी भी किसी भी क्षण वापस लिया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, द गवर्नमेंट मे एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज अंडर सेक्शन 144 बियॉन्ड 2 months बट नॉट एक्सीडिंग 6 months इन वन स्ट्रेच। ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं ये? अब देखिए, अगर लगता है कि कंडीशन अभी भी ग्रेव बना हुआ है, नॉर्मलसी नहीं हो पा रही है, मेंटेन नहीं हो पा रही है, यानी कि सामान्य स्थिति हम लोग नहीं अगर ला पा रहे हैं, तो सरकार क्या कर सकती है कि ये जो 2 महीने का स्ट्रेच होता है ना, इसको मैक्सिमम 6 महीने के लिए इन वन स्ट्रेच, यानी कि एक बार में ये अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है ना, मैक्सिमम 6 months के लिए। ठीक है ना। सो द गवर्नमेंट मे
ठीक है, यानी कि सेक्शन 1, अब यहाँ जो चीज समझने की बात है, सेक्शन 144 लगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसे 2 महीने की लगा सकते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन ग्रीव है, अगर ये ग्रेव है, देन इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ्स एज वेल। ठीक है, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ्स, राइट? सो डन, इतनी बात समझ पा रहे हैं? ये क्या होगा, ये 6 मंथ्स के लिए लगाया जा सकता है, राइट? अब क्या है कि अगर इसके बाद भी अगर नहीं सिचुएशन है तो आप इसको 6 मंथ्स के बाद भी स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, लेकिन इन वन गो, एक बार में आपको इसको मैक्सिमम 6 महीने के लिए इंपोज किया सकता है। सो सेक्शन 144 बियॉन्ड 2 मंथ्स बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स इन वन स्ट्रेच। ठीक है, सो ये धारा जो 144 के तहत जितने भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसकी अवधि 2 महीने से आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में ये 6 महीने से अधिक नहीं, एक बार में 6 महीने से अधिक नहीं होगा। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, डन? इज इट क्लियर? आई होप कि अभी इन दोनों चीजों को बिल्कुल समझ के रखिए आप लोग। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 144 और आपका कर्फ्यू। ठीक है, चलिए अब ये देखिए क्या होता है। अब देखिए कुछ हमारे यहाँ कुछ जो प्लेसेस होते हैं कंट्री के अंदर, कुछ प्लेसेस हैं दैट इज वेरी वेरी सेंसिटिव, काफी संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, काफी इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक, जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं, देयर आर बिल्डिंग्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस या कहें ऑफिशियल इंपॉर्टेंस रादर हम लोग कह लें, तो ऐसे कई बिल्डिंग्स भी होते हैं जहां पर हमेशा 144 धारा 144 लगा के रखा जाता है ताकि यहां पर कोई ट्रेस पासेस ना आ पाए और किसी प्रकार के अवांछनीय कार्य ना कर पाए। ठीक है, मेरी बात समझ पा रही हैं? सो देयर आर सर्टेन प्लेसेस इन इंडिया विच आर हाईली सेंसिटिव, और वहां पर सेक्शन 144 इंपोज किया जाता है इन द सराउंडिंग एरियाज ऑल द टाइम, जैसे पार्लियामेंट्री बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, जो दिल्ली में है आपका, सुप्रीम कोर्ट आर एमंग सच एरियाज जहां पर धारा 144 ऑलवेज इन फोर्स है। ठीक है ना? आप जानते हैं ये दोनों के दोनों जो प्लेसेस हैं दैट इज वेरी वेरी सेंसिटिव। ठीक है, सो हालांकि कुछ ऐसी जगहें हैं जो बेहद संवेदनशील हैं और आसपास के इलाकों में क्या है, हर समय धारा 144 लागू रहता है। ठीक है, जैसे संसद का परिसर या सर्वोच्च न्यायालय का परिसर है, ये ऐसे क्षेत्र हैं। ठीक है, सो इन दोनों चीजों को ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, क्लियर? अब दूसरी बात यहां देखते हैं क्या है कि एक और भी धारा है जिसको हमें समझ के रखना है। हम लोगों ने कल 144 समझा, आज 144 समझ लिया। जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए, अब यहां एक चीज और भी है, एक जो धारा और भी है जो सीआरपीसी का ही है, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का ही है, सेक्शन 129। ये क्या करता है, ये ऑथोराइज करता है किसी पुलिस को, ठीक है ना, टू डिस्पर्स एनी अनलॉफुल असेंबली विच मे कॉज डिस्टर्बेंस टू पब्लिक पीस। ठीक है ना? अब देखिए कई बार लोग क्या होते हैं कि कई बार लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कई बार, ठीक है ना, तो कोई भीड़ इकट्ठी हो जाती है जो कि पब्लिक पीस को क्या कर सकती है, वो तहस नहस वो बर्बाद कर सकती है, उसको डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, उसकी शांति जो है उसको भंग कर सकती है। ठीक है, तो इस स्थिति में पुलिस के पास ये अथॉरिटी है सीआरपीसी के धारा 129 के अंतर्गत, उसके पास ये राइट है कि क्या करे, ऐसे किसी भी अनलॉफुल असेंबली को वो क्या करते हैं, डिस्पोज करे, यानी कि भंग कर सकती है। ठीक है ना? सो आई सिंपली वांट टू से व्हाट सेक्शन 129 ऑफ सीआरपीसी, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, says that in fact it authorizes the police to disperse any unlawful assembly which may cause disturbance to public peace. So इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। So ये 3 आर्टिकल है सेक्शंस हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसको प्लीज और प्लीज आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अब ये आ जाइए हम लोग बात करें। सो 19(1)(b) के अंतर्गत जो हमारे पास था, राइट टू फॉर्म असेंबली, उससे रिलेटेड ये सारे के सारे प्रोविजन अभी हम लोगों ने कर ली। जो करंट में जो कुछ भी इसको लेकर के जो इश्यूज थे उसके ऊपर भी हमारी चर्चा आपसे हो गई है। ठीक है, अब हम लोग को जो नेक्स्ट आर्टिकल बात करना है दैट इज आर्टिकल 19(1)(c). आर्टिकल 19(1)(c) क्या कहता है, इसकी चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए दरअसल क्या है साहब कि आर्टिकल 19(1)(c) में सीधा सा बताया गया है कि आपको किसी प्रकार का सभा संघ बनाने की आजादी है, चाहे वो सहकारी समिति ही क्यों ना हो। ठीक है ना, सहकारी समिति ही क्यों ना हो। सो आर्टिकल 19(1) provides you the right to form associations, unions और cooperative societies. So आपको संघ, संगम आदि बनाने का अधिकार है। अब इसके अंतर्गत से कई बार यूपीएससी में, पीटी में, एग्जामिनेशन में सवाल पूछ लिया जाता है। पूछा क्या जाता है साहब, ये भी देखिए। अब सवाल ये पूछा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार आपको किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, या आपसे पूछा हुआ है, एक बार मैंने आपको एक क्लास में भी बताया होगा
कि ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, यानी कि व्यापारिक संघ बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपके पास दिया गया है। ठीक है, सो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? सो पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, सोसाइटीज, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस एंड एनी या बॉडी ऑफ पर्संस, कोई भी लोगों का कोई भी अगर ग्रुप बनता है, कोई भी निकाय अगर बनती है, तो ये सारा का सारा बनाने का अधिकार आपको 19(1)(c) के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करें कि अनुच्छेद 19(c) क्या कहता है? राजनीतिक दल, कोई भी कंपनी, कोई साझेदारी फर्म, सोसाइटी, क्लब, संगठन, ट्रेड यूनियन या व्यापारिक संघ या कोई भी व्यक्तियों का कोई भी समूह अगर है, ठीक है ना, जो कि लीगलाइज्ड है, जो कि एज पर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत है, तो वो सारी चीजें आपको 19(1)(c) के अंतर्गत बनाए जाने का अधिकार आपको ये प्राप्त है। ठीक है, इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं ये? ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं ये? ग्रेट, चलिए आ जाइए। सो इतनी बातें स्पष्ट होनी चाहिए, मुझे लगता है कि इतनी बातें क्लियर होंगी सभी लोगों के लिए। सो 19(1)(c) समझ पा रहे हैं ये? नेक्स्ट आ जाइए। आप देखिए, जो 19(1)(c) का आपके पास अधिकार है, संघ बनाने की आजादी है, इसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं, कुछ आपके पास कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, कुछ उचित प्रतिबंध हैं, कुछ लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है ना, कुछ तार्किक अंकुश हैं। वो क्या है? आपको देखिए कि however reasonable restrictions imposed on the exercise of this right by the state on the grounds of what? अगर हम लोग बात करें तो sovereignty, ये sovereignty, पहला है आपके पास ये sovereignty, ठीक है, sovereignty and integrity of India, दूसरा है पब्लिक ऑर्डर और तीसरा है मोरालिटी। ठीक है ना, यानी कि अगर कभी भी ये जो आपको जो सभा ये यूनियन बनाने का अधिकार है आपके पास, किसी भी तरीके या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार है, तो उनको इन आधार पे, यानी कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिहाज से सार्वजनिक जो व्यवस्था है, यानी कि जो लोक व्यवस्था, इसको बल्कि हम ये कह दें सार्वजनिक आदर्श की जगह इसे हम कह दें लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था बनाए रखना या नैतिकता को मेंटेन करने के लिए, अगर इनके ऊपर कभी कोई थ्रेट है, कोई खतरा अगर है, तो इनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? आपके यहाँ 19(1)(c) के अंतर्गत ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि आपको संघ बनाने की आजादी से आपको रोका जा सकता है। ठीक है ना। अब आप जब भी हम लोग बात करें फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, तो अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी रूलिंग के बारे में, किसी जजमेंट के बारे में अगर चर्चा ना करें, तो बात थोड़ी अधूरी सी रह जाती है। ठीक है ना, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? ये इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं? ये क्लियर है? फटाफट, आपके मैसेजेस मुझे बहुत कम दिख पा रहे हैं आज। ठीक है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, सो प्लीज एवरीवन जस्ट लेट मी नो। ठीक है, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, अभी देखिए, मुझे प्लीज बताएं इतनी बातें क्लियर हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई भी ठीक से कर रहे होंगे भी। प्रभु, आपने 144 देखा, आर्टिकल 129 देखा, ये किसी भी तरीके की संभावित घटना को रोकने के लिए किया जाता है पुलिस के द्वारा। और आर्टिकल सेक्शन 144 में देखा है कि उसके लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का होना जरूरी है, यानी कि मजिस्ट्रियल पावर होना जरूरी है। ये भी मैंने क्लियर करा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? डन। सो आर्टिकल 144 और 129 क्लियर है ये आप प्रभु श्रीवास्तव? सो 144 में क्या है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यहां पुलिस भी कर सकती है सेक्शन 129 के अंतर्गत। ठीक है, डन, क्लियर है? और सारी चीजें ठीक से चल रही हैं? अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। अभी तो राइट टू प्राइवेसी तो 21 में हम लोग चर्चा करेंगे, अभी चिंता क्यों कर रहे हैं? यहां तक सारे लोगों को क्लियर है ना? ठीक है, ये टेक्निकल इश्यूज है, यहां तक हम कर सकते हैं। इसके आगे थोड़ा सा इशू है, इसके आगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे अभी। ठीक है, क्योंकि सारा ये सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और 31 मई आ रहा है, आगे कैसा चल रहा है सब कुछ? पूरे जोश में सारा काम हो रहा है ना? 31 मई इज अप्रोचिंग, ज्यादा दूर नहीं है अभी। ठीक है, सो देखिए, हम लोग बिल्कुल अनअकैडमी की तरफ से वी आर कमिटेड फॉर योर रिजल्ट। ठीक है ना, आप रिजल्ट देना आपकी जिम्मेदारी है। वी आर वेरी रेस्पॉन्सिबली वर्किंग फॉर यू पीपल।
हम लोग काफ़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि तमाम जगहों पे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सभी को बंद कर दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन यहाँ पर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और आपकी पढ़ाई का ध्यान में रखते हुए, आपके कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, हमें से कई टीचर्स की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग अपनी जिम्मेदारी लेते हुए हम लोग आपकी क्लास को कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए रिजल्ट बिल्कुल होते रहना चाहिए, ठीक है। सो पढ़िए बिल्कुल मन से, एक बार नहीं समझ में आता वीडियो कई बार चला के देखिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? चलिए ग्रेट, ठीक है। और कोई भी इशू है जस्ट लेट मी नो, ठीक है ना। आपके पास मेरा मेल आईडी भी है, टेलीग्राम भी है, आप उस पर कनेक्ट होकर मुझे बता सकते हैं कि कोई भी अगर इशू है, क्योंकि इस समय आपको हमेशा एक गाइड, टीचर, फिलोसोफर की जरूरत होती है। सो आई कैन बी योर टीचर, फिलोसोफर एंड गाइड, ठीक है। आप कभी भी कोई अगर इशू है जस्ट लेट मी नो, ठीक है। बस तैयारी चूकनी नहीं चाहिए, 2020 और 2021 बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, आ जाइए नेक्स्ट आ जाइए। कोई डरने की जरूरत नहीं है सौरभ, बिल्कुल हो जाएगा। बस चिंता, मैंने अभी बोला है ना, आज भी मैंने मैसेज करा है कि बिल्कुल कूल रहें आप लोग, काम रहें, अभी घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। जैसा बस बता रहे हैं वैसा कीजिए। हम लोग जो कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं रह गया है, यू डोंट हैव एनी टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग राइट नाउ, ठीक है। सो जो कुछ भी हम लोग कह रहे हैं ना, वो बस कीजिए आप, बस थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, कोई इशू है तो बस आपको मैंने बता रखा है कि अपने टेलीग्राम चैनल पर रहिए और वहां, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो समय जाया ना करें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अब देखिए, हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर के, ठीक है, बिल्कुल प्रभु। अब ये देखिए, इन अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया दैट ट्रेड यूनियंस हैव नो गारंटेड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग ऑफ और राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर अ लॉकआउट, ठीक है ना। अब आपके पास यहां पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आपके पास ट्रेड यूनियन बनाने का राइट है, ठीक है ना। यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा, पता नहीं मैंने उसको कोट किया है नहीं किया है, लेकिन जब मैं आपको करवा रहा था लक्ष्मीकांत सर की किताब के बेस पे, तो मैंने ये क्वेश्चन डाला था, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पे कि आपके पास जो है राइट है किस चीज का, यूनियन फॉर्म करने का, यू हैव द राइट, ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का यू हैव द राइट, ट्रेड यूनियन आप बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने का आपके पास, मतलब कि हाँ आप कोई यूनियन अगर बनाना चाहते हैं तो वो कंपलसरी हो, ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है आपके पास। ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आपका मेरिट देखा जाएगा कि हाँ आप किस पर्पस के लिए बनाना चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कोई यूनियन बना रहा है जो इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को थ्रेट कर रहा है, या फिर आप ऐसा कोई यूनियन तो नहीं बना रहे हैं जो पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट करने वाला है, या इंडिया की ऐसा है नहीं है कि आप जो हमारे देश का समाज का जो मॉरलिटी का प्रिंसिपल है उसको थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं साधारण शब्दों में ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप कोई ऐसा व्यापारिक संघ बना रहे हैं जो भारत की संप्रभुता, अखंडता के ऊपर खतरा हो, जो आप भारत की लोक व्यवस्था के ऊपर खतरा हो, कहीं पर हमारे समाज में नैतिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता हो, तो ऐसे किसी भी यूनियन को बनने से रोका जा सकता है। इसका मतलब यह हो गया कि आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी प्रकार का क्या कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस संघ का रजिस्ट्रेशन करना भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। इट इज नॉट अवेलेबल टू यू, ठीक है। और इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कही है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी ट्रेड यूनियन अगर आप बनाते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास ये गारंटेड राइट नहीं है कि कुछ भी आप बार्गेनिंग करें राइट को लेकर के। राइट टू स्ट्राइक आपके पास अधिकार नहीं है, राइट टू डिक्लेयर अ लॉकआउट ये आपके पास अधिकार नहीं है, ये आपके पास ये अधिकार बिल्कुल ही नहीं है। अगर मान लेते हैं ये कभी इन द लार्जर इंटरेस्ट में अगर कभी कुछ से प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आपके इस अधिकार को कर्टेल किया जा सकता है, सिंपल इंडस्ट्रियल लॉ बना करके। इसकी चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं अभी हैं, ठीक है। सो अगर जैसे अभी आपको मालूम होगा कि कोई एसेंशियल गुड्स है या सर्विसेज है, ठीक है ना, वो अगर कहीं से प्रभावित अगर हो रहा है तो उस जगह पे आपके पास स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब ये देखिए, द राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है ना। अब ये आपके पास है कि जो राइट टू स्ट्राइक है, हड़ताल करने का अधिकार, इसको नियंत्रित किया जा सकता है किसी भी उपयुक्त औद्योगिक कानून बनाकर, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये औद्योगिक कानून के द्वारा इसको क्या किया सर, नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग चर्चा करें। अब 19(1)(c हो गया, 19(1)(c) तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आ जाइए, अभिजीत अभी एक बार आपका मैसेज अभी दिख गया, मैसेज बहुत स्लो आ रहा है। आर्टिकल और सेक्शंस अलग अलग हैं। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और सेक्शन हम लोग बात करते हैं आईपीसी के अंदर, सीआरपीसी के अंदर, सीपीसी के अंदर, ठीक है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? ये चलिए आ जाइए नेक्स्ट। अब ये 19(1)(d) क्या होता है ये समझिए, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब
जो 19(1)(d है, आपके पास आबाद संचरण यानी कि कहीं भी आपको फ्रीली कहीं भी घूमने का अधिकार है। यू हैव ऑल द राइट टू फ्रीली मूव थ्रू आउट द कंट्री। कहीं भी आपके पास अधिकार है कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं। आपको कहीं भी स्वतंत्र रूप से सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार है, फ्रीली मूव करने का अधिकार है थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है ना। अब ये जो बात रखी गई है एक फंडामेंटल राइट के रूप में, ये क्यों रखा गया है? तो ये तो फंडामेंटल राइट है, एक डेमोक्रेटिक राइट भी है कि आपके पास ये मूवमेंट का राइट होना चाहिए। आप कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, दिस इज योर राइट, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये हमारी जो डाइवर्सिटी है उसके अंदर यूनिटी मेंटेन करने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है, ठीक है ना। कि लोग अगर फ्रीली कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो इससे क्या हो गया, जो नेशनल फीलिंग है, जो हमारे अंदर जो राष्ट्रीय भावना है, वो क्या होती है, वो बढ़ती है, ठीक है ना। इसको बढ़ावा देना है और किसी भी तरीके का संकीर्णता को रोकना है, किसी जस्ट टू स्टॉप एनी काइंड ऑफ पैरोकियलिज्म, ठीक है ना। इससे होता क्या है कि मान लें रीजन स्पेसिफिक में कहीं कुछ लोग अगर हैं और वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना। एंड इट इज अ थ्रेट टू द वेरी फैब्रिक ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने क्षेत्र विशेष से बाहर नहीं जाना चाहता है, अपने समुदाय के लोगों के अलावा किसी अन्य लोगों से घुलना मिलना अगर नहीं चाहता है, तो जो हमारे राष्ट्रीय जो हमारी जो पहचान है, विविधता में एकता, उसके लिए थ्रेट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसी उद्देश्य से 19(1)(d के अंतर्गत ये फ्रीडम राइट टू फ्री मूवमेंट आपके पास दिया गया है, ताकि जो नेशनल फीलिंग है उसकी भावना क्या हो सके, वो प्रमोट होती रहे और किसी तरीके की जो संकीर्णता है उसको समाप्त किया जा सके। लोग अपने ही अंदर अपने क्षेत्र विशेष में ही संकीर्ण होकर के ना रह जाए, ठीक है ना। जस्ट टू स्टॉप एनी काइंड ऑफ पैरोकियलिज्म इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ 19(1)(d, ठीक है। इन बातों को आप मेंस के पॉइंट ऑफ से भी याद रख सकते हैं। अब देखते हैं क्या है कि मैंने पहले ही बता रखा था कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबों के लिए, या आर्टिकल 19 के ऊपर हमारी बात हो रही थी, तो इसके अंदर जो भी आपके पास राइट दिए गए वो सारे के सारे एब्सोल्यूट राइट नहीं है, दिस आर नॉट 100% ऑफ राइट्स, बल्कि इन सबों के ऊपर लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं और ये रिस्ट्रिक्शन खुद अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो 19(1)(d के अंतर्गत क्या क्या आपके पास रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी चर्चा भी हम लोग कर लें, ठीक है ना। सो यहां पर क्या है कि हाउ देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स ऑफ इंपोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। वो क्या है, अगर मान लेते हैं कि कभी कोई जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर कभी कोई खतरा अगर उत्पन्न होने की संभावना है, तो आपके फ्री मूवमेंट के राइट को रोका जा सकता है। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर किसी अनुसूचित जाति, ठीक है ना, जनजाति, सॉरी, शेड्यूल्ड ट्राइब, किसी अनुसूचित जनजाति का हित अगर उससे क्या होता है कि हित को कहीं कोई खतरा अगर पहुंच रहा है, तो उसके हित को संवर्धित करने के लिए, उसको हित को सुरक्षित रखने के लिए आपके ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, सो देयर आर द टू रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना, जस्ट टू मेंटेन अ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, और दूसरा टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। और आपको मालूम होगा कि बहुत सारे अनुसूचित क्षेत्र हैं जहां आपको आने जाने से रोका जाता है, ठीक है ना, आप यू कैन बी स्टॉप्ड देयर, ठीक है। सो इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के कुछ आधार हैं आम जनता के हितों में, किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए, राइट। चलिए, सो ये इन दो निर्बंधों को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अब देखते हैं कि इसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जजमेंट हैं, उन जजमेंट को भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये जजमेंट हुबहू आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके ऊपर मैंने प्रश्न भी आपके ऊपर डाल रखा है, जो हमारा 4 बजे शाम में चल रहा था सेशन जो है चैप्टर वाइज, उसमें मैंने ये क्वेश्चन डाला भी था। अब ये देखिए मतलब ये अपना जो यूपीएससी एज का प्रोग्राम चल रहा था, उससे पहले मैंने क्वेश्चंस करवाए थे आपके, जस्ट इससे पहले तो 4-5-10 दिन पहले ही करवाया था, एज के शुरू होने से पहले। ये सारे क्वेश्चन मैंने वहां फ्रेम किए थे, अगर आप में से कई लोगों को याद भी होगा। अब ये देखिए क्या कहता है, जुडिशरी का फ्री मूवमेंट पे क्या क्या जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा है, क्या कही है बात, कि जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, यानी कि जो वेश्याएं होती हैं, उनके फ्री मूवमेंट के ऊपर, ठीक है ना, उनको जो है उनको क्या क्या फ्री मूवमेंट का जो राइट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, अगर कहीं पर अगर उनका फ्री मूवमेंट का जो राइट है वो पब्लिक हेल्थ को या पब्लिक मोरल को थ्रेट करता हो, ठीक है ना। So the Supreme Court simply held that the freedom of movement of prostitutes can be restricted on the ground of public health and in the interest of public morals, ठीक है। So सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि वेश्याओं के फ्री मूवमेंट की स्वतंत्रता को सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक नैतिकता के हित में प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी कि आप जानते हैं कि देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी, अगर इनके साथ अगर जाते हैं, दो चीजों का थ्रेट हो सकता है, दैट इज योर हेल्थ में क्या है, आप जानते हैं एक आपके पास वायरल डिजीज दैट इज कॉल्ड एड्स होने का संभावना है, और दूसरा क्या होता है कि इससे किसी का जो हमारा सोशल मोरल है, जो मोरल है उसको भी थ्रेट ना हो, ठीक है। तो इनकी फ्री मूवमेंट को ये रोका जा सकता है। दूसरा, ऐसा ही एक मामला बंबई हाई कोर्ट ने भी इसको वैध करार दिया था, जब गवर्नमेंट के द्वारा से लाया गया था आदेश। तो बंबई हाई कोर्ट ने ये कहा था कि द पीपल हु आर हैविंग हेड्स
ठीक है ना, या एड्स इन्फेक्टेड है, तो उनके फ्री मूवमेंट को क्या किया, बैन किया जाना चाहिए। अदरवाइज इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट, आई मीन ऑब्वियसली सेक्सुअली दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द अदर पीपल, तो ये क्या करेंगे, एड्स को डिसेमिनेट करेंगे, इनको फैलाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे भी क्या है, लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो एड्स इन्फेक्टेड पीपल हैं उनको कई जगहों पे जाने से रोका जा सकता है। इस बात को वैलिडेट किया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने, ठीक है। तो इन चीजों को प्लीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये। तो सभी लोगों को याद आ रहा है ये, डन, यहां तक ठीक है सभी लोग। चलिए, मैं भी अच्छा प्रयास कर ही रहा था तब से भी आपके लिए, ठीक है। चलिए, सो लेट्स मूव। सोनम शर्मा, कोरोना पेशेंट को भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए लोक स्वास्थ्य के लिए, तभी तो ये सारी चीजें, ये हम लोग एक्सट्रीम पे ना जा करके, बल्कि कोरोना वाले कितने लोगों को आप रोक सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए तो उनके लिए कोशिश की जाती है कि उनको हर जगह मूव करने का राइट, उनको सजेशंस दिए जाते हैं कि जब चलो तो उनको क्या करो, अपने को कवर करके रखो ताकि कोई भी ड्रॉपलेट्स ना गिर जाए, ठीक है। कभी किसी को टच ना करो जिससे कि होने की संभावना रहेगी, या कभी हॉस्पिटल वगैरह भी जाते हैं तो उनको अलग ही रखा जाता है। फ्री मूवमेंट के राइट पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा है जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड है, ठीक है। सो ह्यूमरस यार, ठीक है, ठीक है, चलिए आ जाइए। सो डन, ग्रेट, सभी लोग आप लोग ग्रेट हैं यार। चले फिर आगे। अभी तक इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, जो आदेश आया है वो हम लोग की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, इस पे कोई इश्यू बन सकता है, कोई क्वेश्चन किया जा सकता है, तो दैट इट कुड बी आस्क्ड, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब आइए 19(1)(e) के ऊपर हम चर्चा कर लें। 19(1)(e) के अंतर्गत क्या कहा गया, फ्रीडम टू रिसाइड अनसेटल, ठीक है ना, यहीं कहीं भी निवास करना और कहीं भी बस जाने का अधिकार आपके पास दिया गया थ्रू आउट द कंट्री। पहले एक एक्सेप्शन था जम्मू एंड कश्मीर, अब ये संभावना खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो रेसाइड और सेटलमेंट का अधिकार है आपके पास, किसी भी राज्य के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने का अधिकार और बस जाने का जो अधिकार है आपके पास, इसके ऊपर भी कुछ तार्किक अंकुश हैं। देयर आर सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। वो पहला तो यही है कि आम जनता के हित में कुछ अहित ना हो रहा हो। दूसरा, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनका इंटरेस्ट जो है वो हिट ना हो रहा हो। तभी तो आप देखेंगे कि शेड्यूल 5 और 6 के बारे में प्रोविजन किया गया है। अभी आप जानते होंगे जो इनर लाइन परमिट है ILP, उसके बारे में चर्चा किया गया है कि इनर लाइन परमिट के अंदर कुछ लोगों को जाने का, आने का, यहाँ जाने के लिए भी, इनफैक्ट इंडियंस को भी, जो कुछ एरियाज हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश मान लें एक स्टेट, तो यहाँ जाने के लिए भी आपको परमिट लेना पड़ेगा, जबकि ये आपका ही देश है, ठीक है ना। लेकिन आप इस देश के इस हिस्से में जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ आने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक प्रकार का परमिट लेना पड़ेगा। सो एवरीबडी कैन नॉट फ्रीली मूव इनटू दीज एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको रेस्ट्रिक्ट की गई हैं। दूसरा, यहाँ पर रेसाइड और सेटल करने का भी अधिकार है। इसका मतलब ये हो गया कि 19(1) जो आपका E है, D है, और जो आपका 19(1)E है, ये अपने आप में ओवरलैप भी कर रहा है, ठीक है ना, ओवरलैपिंग भी है, देयर इज अ काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। सो समझ पा रहे हैं 19(1)D, 19(1)E, और यही दोनों प्रतिबंध 19(1)D में भी है और 19(1)E में भी है, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। और दूसरा आपके पास है द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सो आम जनता का हित और किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट के अलावा भी कई स्टेट हैं, जैसे झारखंड वारखंड के भी कई ट्राइबल रीजन्स में आपको वहां पर सेटल होने का राइट नहीं है, वहां के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। चलिए आ जाइए। चलिए आ जाइए, 19(1)E हो गया। अब आ जाइए, अब इसके ऊपर भी जुडिशरी की बात कर लें। जुडिशरी फंडामेंटल राइट, जुडिशरी के बिना पूरा नहीं है, अधूरा है, ठीक है। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि हमेशा इसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा है इसके ऊपर। एक मिनट, मैं जरा पानी पी लूं। ठीक है, चलें फिर आगे। चलिए, अब आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर आर सर्टेन एरियाज कैन बी बैंड फॉर सर्टेन काइंड ऑफ पीपल। कुछ लोगों के लिए बैन किया जाता है, जैसे प्रोस्टिट्यूट्स, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, यानी कि जो इसको बोलते हैं ना क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड का होता है, तो ऐसे कुछ लोगों को जो कि प्रोस्टिट्यूट्स हैं या जो कि आदतन जो है क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या किया सकता है,
उनको किसी कुछ इलाकों में जाने से रोका जा सकता है, ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं ये? सो दे कैन बी बैंड, ठीक है, ये जुडिशरी का इसका इस पर जजमेंट है, ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं? सो इट इज अ जजमेंट ऑफ जुडिशरी ऑन फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस के ऊपर, ठीक है, कि ऐसी जगह जाकर रुक रह ना जाएं आप, किराए पना ले लें कि पूरे का पूरे अपार्टमेंट के लोगों को ही आप क्या करें, संक्रमित कर दें, कोई ऐसा ऑफेंडर ना हो कि वहां जाने के बाद वो क्या करे, क्राइम करना शुरू कर दे, ठीक है। तो इन सबों को यहाँ पर बैन करने की कोशिश की गई है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब आइए 19(1)(f के बारे में चर्चा कर लें। आप सभी को ये मालूम है कि ये 19(1)(f राइट टू प्रॉपर्टी होता था, इट वॉज, ठीक है, था, ठीक है ना। लेकिन इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट आइडियल्स उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सो दिस आर्टिकल इज ओमिटेड नाउ, अब ये आर्टिकल ओमिटेड है, दिस नो मोर एग्जिस्टिंग 19(1)(f। अब जो राइट टू प्रॉपर्टी था, अब इसको क्या कर दिया गया, फंडामेंटल राइट से शिफ्ट कर दिया गया लीगल राइट के अंतर्गत। और ये लीगल राइट कहां है, आर्टिकल 300A के अंतर्गत और पार्ट 12 के अंतर्गत। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस पार्ट में, पार्ट याद रखिएगा 12, ठीक है ना, दिस इज आर्टिकल, ठीक है, 12, आर्टिकल 300A, पार्ट 12 एंड आर्टिकल 300A, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है राइट टू प्रॉपर्टी कैसा राइट है, दिस इज योर लीगल राइट, दिस इज योर लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12। पार्ट 12 को ज़्यादा ध्यान रखिएगा, 300A तो कई लोगों को याद रहता है, लेकिन मैंने देखा है आमतौर पर जब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूं तो आप लोग पार्ट भूल जाते हैं, तो कृपया करके इस भाग को याद रखिएगा। अनुच्छेद तो आप लोग को याद रहता है। 44वां संविधान संशोधन एग्जामिनेशन प्रेशर में कई बार आप लोग गलती करते हैं, कई बार आप लोग को प्रेशर को भी मैनेज करना सीखना होगा, ठीक है ना, एग्जामिनेशन के लिए। कई बार मैंने देखा है कि हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे कई बच्चों को मैंने तो पढ़ाया है, तो मेरा तो लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है इन लोगों के साथ, कि कई छोटी मोटी गलतियां कर लेते हैं। कई लोगों को लगता है अरे 42nd था या 44 था, ये याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा अपने थोड़ा सा बिल्कुल मेमोरी में। 44th अमेंडमेंट एक्ट, अभी तो याद सब कुछ रहता है, लेकिन एग्जामिनेशन प्रेशर में क्या होती है, ये गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सो 44th अमेंडमेंट एक्ट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। डन, चलिए आ जाइए, क्योंकि 44 और 42 हमेशा दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता रहता है, ठीक है। अदिति, मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। अदिति, ये समाजवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए से मैंने फंडामेंटल राइट के शुरू होने से पहले भी किया था, प्रेम्बल में भी किया था और पहले भी कर रखा हूं, ठीक है। तो आप उस वीडियोस को प्लीज देख लीजिएगा, आई विल जस्ट लेट यू नो, फिर नहीं तो अदरवाइज आई विल लेट यू नो। चलिए आ जाइए साहब, अब ये 19(1)(g ये आखिरी आर्टिकल है हमारा किस चीज के ऊपर में, वो फंडामेंटल राइट के ऊपर, दैट इज 19(1)(g। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी नागरिक के पास, इनफैक्ट आपके पास किसी भी प्रोफेशन को प्रोफेस करने का अधिकार है, किसी ऑक्यूपेशन को ऑक्यूपाई करने का अधिकार है, किसी भी ट्रेड या बिजनेस को करने का, प्रैक्टिस करने का आपके पास अधिकार है, ठीक है ना। सो कोई भी वृत्ति, उपजीविका, ठीक है, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। और ये आप पूरे देश में कहीं भी कर सकते हैं, एनीवेयर इन दी कंट्री। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो मन करे वही धंधा पानी आप करना शुरू कर दें, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको इलीगल ट्रेड करना शुरू कर दें, चरस गांजे का पैकेट लेके डोर टू डोर सप्लाई करवा दें, ठीक है ना, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो नार्कोटिक्स वाले आएंगे, पकड़ के उठा के लेकर के जाएंगे आपको, ठीक है ना। सो यू कैनॉट डू, क्या कर सकते हैं, इलीगल ट्रेड, यू कैनॉट प्रैक्टिस इलीगल प्रोफेशन, यू कैनॉट ऑक्यूपाई एनीथिंग इलीगल, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वही वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार आदि करेंगे, ठीक है, उन्हीं चीजों को करेंगे जो कि कानूनी रूप से तय किया गया है, ठीक है, मेरी बात किया गया है। डन, इज इट क्लियर, ठीक है। सो इतनी बातें क्लियर हैं सभी लोगों के साथ, इज इट क्लियर। डन, चलिए आ जाइए। हाँ, मोटिकॉन्स बनाते रहिए, ठीक है ना, इससे आपकी संवेदनाएं पता चलती रहती है, ठीक है ना, आपके फीलिंग्स पता चलती रहती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। सो इसलिए अपना मोटिकॉन्स बना के भेजते रहे, आपके इसे फीलिंग समझ में आती है, ठीक है ना, ठीक है ना, कि अगर आप बनाते हैं तो समझ में आता है कि हाँ चीजें समझ में आ रही हैं, आपके एक्सप्रेशन समझ में आते हैं, ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अरे यार ये टेक्नोलॉजी है ना, बहुत कुछ अच्छा कर दिया। अब इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। एक चीज मेरे बैठे बैठे दिमाग में आ गई थी एक बात, कि इस बार मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए एक मिनट, एक चीज दिमाग में आ गई ये बात, कि इस बार जैसे कोरोना वायरस इतना फैला है,
तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इस बार आप ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रखें, वैश्वीकरण को ध्यान में रखें। ये जो कोरोना वायरस है इसका भी ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन के कारण जो कोरोना वायरस है उसका भी ग्लोबलाइजेशन हो गया। इस बात को समझ पा रहे हैं आप? ये इसके पीछे की क्या वजह है कि अब लोगों का पहले क्या था, किस जमाने में कि विदेश जाना एक बहुत बड़ी बात होती थी, कुछ ही लोग जा पाते थे, मुट्ठी भर भी लोग नहीं होते थे, गिने चुने लोग होते थे, ठीक है। अब क्या है कि लोगों का इतना फ्रिक्वेंट मूवमेंट होना शुरू हो गया है कि आप छोटा सा कहीं से भी, इग्नू से भी बीसीए एमसीए कर लीजिए, आप एमबीए कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका फिट आपके पास बस कंपनी होनी चाहिए, आपकी एमएनसी, सारी एमएनसी तो अब स्टैब्लिश हो गई हैं, आप कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना। कहीं भी आप आते जाते रहिए, ठीक है। अब लोग आना जाना शुरू किए हैं, रिसर्च के लिए गए हैं, जॉब के लिए गए हैं, मूवमेंट के लिए गए हैं, किसी भी कारण से किसी प्रोजेक्ट पे गए हैं। अब गए वहां तो साथ में गिफ्ट ले आए कोरोना वायरस, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस का भी ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हो गया लोगों का। आप जैसे होता था पहले कि ग्लोबलाइजेशन में एक चीज है कि आप फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड रिसोर्सेज की बात हो रही है, अब ग्लोबलाइजेशन में फ्री मूवमेंट ऑफ डिजीजेस के बारे में भी बात होगी। सो कोरोना वायरस का ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो इस बात ध्यान में रखिएगा। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट किडिंग। इनफैक्ट ये आपसे ग्लोबलाइजेशन के एक इम्पैक्ट के बारे में पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना। और आप इस आयाम को भी मिस मत कीजिएगा। अगर इस तरीके के इस बार के इफेक्ट के बारे में अगर पूछता है तो ये एक इस तरीके की जो बीमारियां अभी जो फैल रही हैं, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, कॉन्टेजियस बीमारियां होती हैं जिसको टच करने से, किसी के या किसी के कॉन्टैक्ट में आने से ये फैल सकता है। तो आज हम देखें कि ग्लोबलाइजेशन का ही एक इम्पैक्ट के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, एक इम्पैक्ट है, निगेटिव इम्पैक्ट है इसका, ठीक है। और इस तरह की चीज़ों को लिए अब हमें प्रयास करना भी पड़ेगा, ठीक है। इतनी बातें समझ रहे हैं सभी लोग? डन। तो चलिए इस बात पे फिर से एक बार थोड़ा सा सभी लोग अपना, अगर समझ में आ रही है तो एक बार थोड़ा सा मोटिकॉन प्लीज बना बना के भेजिए, थोड़ा सा हंसता मुस्कुराता हुआ कि इतनी बातें समझ में आ रही हैं। नहीं नहीं, ठीक है, चलिए ग्रेट। सो इतनी बातें क्लियर हैं, चलिए आ जाइए आगे, फिर आगे बात करें हम लोग। ठीक है, एग्जैक्टली आप लोग समझदार हैं यार, आप लोग, ठीक है। सो इस बार इसमें मैंने मजाक मजाक में ये बात जरूर कर दी है, लेकिन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कई बार कहा है कि मैं मजाक भी कुछ करूं तो उसको सीरियसली लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका भी कुछ अर्थ होता है। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर बात करें आर्टिकल 19 के बाद। आइए हम लोग आर्टिकल 20 के ऊपर बात करें, ठीक है। आर्टिकल 20 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, ग्रेट, नेक्स्ट आ जाइए। देखिए क्या है आर्टिकल जो 20 है, सिंपल सी बात कहता है, सिंपल बात क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। अपराधों के लिए सजा के संबंध में आपके पास कुछ संरक्षण है। इसमें तीन चीजें कही गई हैं, ठीक है ना। उन तीनों के ऊपर बात करेंगे, और उन तीनों से अक्सर एग्जामिनेशन में इस प्रश्न देखने को मिलता है, इंटरव्यू में का भी पार्ट होता है कई बार ये, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आर्टिकल का ये प्रयास क्या है कि कोई भी अगर कोई आरोपी है, इस अनुच्छेद के द्वारा कोई भी अगर अपराध का कोई आरोपी व्यक्ति है, तो उसके अधिकारों की रक्षा करना आरोपी व्यक्ति के लिए, ठीक है। मेरी बात समझ, द आर्टिकल हैज बीन मेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स, ठीक है। अगर यहां पर अगर हम लोग बात करें पर्सन के बारे में, तो ये पर्सन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है, नॉन सिटीजन्स का मतलब हो गया एलियंस, दैट इज कॉल्ड फॉरेनर्स, एंड कॉर्पोरेशंस के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है ना। सो ये इसका मतलब ये हो गया कि आर्टिकल 20 इज नॉट ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन बट ऑल्सो द फॉरेनर्स एंड द कॉर्पोरेशंस, ठीक है। तो ये नागरिकों, गैर नागरिक का मतलब ऑफकोर्स विदेशी हो गए, ठीक है, और साथ ही साथ ये निगम के लिए हो गया, व्यक्ति का अर्थ यही है, ये तीनों अर्थों में समझना है। अब ये जानते हैं कि आर्टिकल जो आपका फंडामेंट, ये क्या कहते हैं, इमरजेंसी जब लगता है, जब इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जाता है, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जाता है, तो उस समय आप देखेंगे कि कुछ फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है ना। और ये जो सस्पेंशन की बात की गई है, दैट इज अंडर आर्टिकल 359, ठीक है ना। आपको याद होगा, मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को, नेशनल इमरजेंसी के वक्त जब पढ़ाया था, तो आज फिर पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, प्रेसिडेंट में नेशनल इमरजेंसी, तो मैंने बताया था जैसे नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होता है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार खुद ब खुद रुक जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होता, नेवर, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 20 है, यानी कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस दैट कैनॉट बी सस्पेंडेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 359, ठीक है ना। इस अनुच्छेद को, जो अनुच्छेद 359 के संचालन में आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे।
सो दो आर्टिकल है जिसका नेशनल इमरजेंसी के समय क्या होता है, कोई सस्पेंशन नहीं होता है, जबकि आर्टिकल 359 ये कहता है कि जब कभी भी आपके पास इमरजेंसी अगर ऑपरेशन में है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, फंडामेंटल राइट आपका सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 19 तो खुद ब खुद सस्पेंड हो जाएगा, उसके अलावा राष्ट्रपति किसी को भी सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होता। तो उनमें से एक आर्टिकल आपके पास है 20, आर्टिकल 20, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल 20 है, दैट पोजेस सर्टेन लिमिटेशंस ऑन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल। और ये जो अनुच्छेद 20 है ये क्या करेगा, कुछ प्रकार की सीमाओं को भी क्या करता है, विधायिका की जो शक्तियां हैं उसको भी सीमित करता है, चाहे वो संसद हो या राज्य विधानमंडल हो, ठीक है ना। सो आर्टिकल 20, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं, ये क्या है। अब ये देखिए, अब इसमें तीन चीजें हैं जो हमें बात करना है। एक शब्द है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसके बारे में चर्चा करने वाले हम लोग हैं। दूसरा हमारे पास आता है डबल जियोपार्डी, अब इसके बारे में दोहरा दंड, डबल जियोपार्डी। और तीसरा है हमारे पास जो है वो होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है ना, यानी किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है ये हमें बहुत तरीके से समझनी है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ये, लेकिन समय की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, इस समय में अभी हम लोग अभी बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी अगली क्लास शायद मेरे ख्याल से भी होने वाली होगी आपकी, नेक्स्ट 5 बजे भी कोई क्लास है शायद, मेरे ख्याल से शायद आशीर्वाद सर की क्लास होती है, ठीक है। तो सभी लोग हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग इस प्रयास में हमारा साथ देते रहिए, ठीक है ना, जम करके साथ देते रहिए, ठीक है। हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बात करेंगे। हाँ, भूत लक्षी भावनागर, भूत लक्षी प्रभाव जो पहला है, दैट इज कॉल्ड एक्स पूर्व व्यापी बोले, भूत लक्षी बोले, ये दोनों ही बातें सेम है इसके लिए, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के लिए, ठीक है, राइट। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखिए हम सभी लोग जो हमारी टीम है, हम लोग सारे आज टीम सभी लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन भी कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से करते रहिए और बिल्कुल जो भी क्लासेस हमारी हो रही हैं उसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज दीज आर वेरी फैंटास्टिक सेशन फॉर यू। जहां तक अगर आप बात करें यूपीएससी 2020 के लिए, तो मेरी पूरी कोशिश हो रही है, मैं भी कर रहा हूँ, साथ मेरे जितने भी साथी शिक्षक हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं, हमारे फेलो एजुकेटर्स हैं, दे ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, वेदर इट इज सुमित सर हैं, आशीर्वाद सर हो, नीरज सर हो, रोहन सर हो, या वहां से संदीप मनुधानी सर हो, कोई भी हो, दे ऑल आर डूइंग ग्रेट जॉब, ठीक है। साथ में हम लोगों ने सीसैट भी आपके लिए लाया है, तो बिल्कुल इस बार हम लोग का जो प्रयास है उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल आप हमारे पास बेझिझक आइए, हम लोग उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। हम समझ सकते हैं कि इस समय जो 11th आवर होता है, इसमें आप लोग कितने प्रेशर में होते होंगे, कितने दबाव में होते होंगे, और दबाव को ही क्या करना है आपको, क्या करना है उसको समाप्त करना है। अगर दबाव का प्रेशर को खत्म कर पाएंगे तो यकीन जानिए आपका रिजल्ट निश्चित तौर पे हो जाएगा। और उसके लिए हम लोग हैं कि कभी कोई भी परेशानी अगर आपके पास होती है तो जस्ट फील फ्री टू कॉल अस, हमें मेल कर दें, आप मेल पे आ जाए, टेलीग्राम पे आ जाए, हमें टैग कर देंगे टेलीग्राम के ग्रुप पे अगर आते हैं, ताकि मैं मैसेज वो देख पाऊँ, ठीक है ना, समझ पाऊँ कि आपकी क्या एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। कुछ भी जेन्युइन प्रॉब्लम होगा, डेफिनेटली आई विल एड्रेस ऑफ दैट, ठीक है ना। आप चिंता बिल्कुल ना करें, और मैं जानता हूं कि आप सभी लोग क्या है, बिल्कुल वॉरियर हैं, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग, आप लोग ये बिल्कुल करेंगे। चलिए, सो राइट, सो क्लास अब आज का रखा जाए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर बात करते हैं, ठीक है ना। सो यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आई तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। चलिए नेक्स्ट सेशन को आप लोग एंजॉय करें। ब्यूटीफुल थिंग जो मुझे लगता है अनअकैडमी पे, अगर मैं एक स्टूडेंट होता और मैं ढूंढता, तो मैं जो लाइव क्लासेस दिख ही रही हैं वो तो है ही, क्विजेस भी है, टेस्ट सीरीज भी, जो पढ़ा उसका टेस्ट सीरीज है, क्विजेस है। आपको बता दूं कि फ्री क्विजेस भी अपने पास हैं, जो कि आप देखेंगे कि स्पेशल क्लासेस के माध्यम से आपको लिया भी जाता है, ठीक है ना। फ्री ये क्लासेस भी वहां पे अवेलेबल है, ना केवल पेड सब्सक्रिप्शन बल्कि फ्री की चीजें भी है। तो फ्री में भी आपके पास पढ़ने के कई ऑप्शंस हैं, और पेड भी आपके पास अवेलेबल, बट यू हैव टू ऑप्ट, यू हैव टू चूज सर मैम्स, ठीक है। सो टेस्ट सीरीज भी है, क्विजेस भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस। और इसकी जानते हैं खासियत क्या है? आफ्टर एवरी 3 क्लास, जो क्लास कोर्स स्ट्रक्चर क्या था ना, आफ्टर एवरी 3 क्लास देयर इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन। सो दिस इज द 4th क्लास, ठीक है। अगेन 5th, 6th एंड 7th, यानी कि जो फिर से 3rd 3 क्लास के बाद होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, वो भी डेडिकेटेड, राइट सर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, राइट। सो आपको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा,
इसे फिर सर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करेंगे तो आपको फिर प्लस के लिए आना होगा। सर प्लस के बाद आइए यूपीएससी सीएससी में सर, देन गेट सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं। गेट सब्सक्रिप्शन हो गया सर, फिर आपके पास पूरा का पूरा प्लान आएगा। ये अब जीएस का प्लान आएगा, आपके पास ऑप्शनल का प्लान आएगा। आप जिस भी कोर्स में लेना चाहें आप दोनों इकट्ठा ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, जैसे भी आपको लगता है कि अगर आपको लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम मैं कहूंगा कि 1 साल का लीजिए। 2000 के लिए, 22 के लिए कर रहे हैं यानी कि आप 2 साल का लीजिए। 2022 वाले लोग जो 2023 के लिए कर रहे हैं, आप भी से मौका है एकदम बिना किसी प्रेशर का पढ़िए। सो 90,000 to 72,000 49,500, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है। आपके लिए पवन 10, पवन सर का कोड है ना, दिस इज कॉल्ड पवन 10, इसको अप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो आपका जो 1 साल का कोर्स देखना 49,500 का, इट विल बिकम 44,500। 3 साल के लिए 90,000 का है, पवन 10 अप्लाई करेंगे, आपको पे करना है कितना, 81,000 वाले, ठीक है। फिर आगे आप बढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके पास ऑप्शनल के लिए भी प्रोविजन है। किसी भी कोर्स में आपको जाना है, किसी भी कोर्स के लिए, यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, नेट, नीट, जेई, कुछ भी आप करना चाहते हैं, यूजीसी, तो आप पवन 10 के कोड को अप्लाई करें। पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे, यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। एंड यूपीएससी में यू विल गेट माय पर्सनल, क्या कहते हैं, गाइडेंस एंड एवरीथिंग, राइट सर एंड मैम्स। उसके देखिए, जो लोग चाहते हैं क्या है कि आप थोड़ा सा तैयारी थोड़ा सा प्रीमियम स्टाइल में करें, कि आपके पास हमेशा एक पर्सनल कोच होना चाहिए, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी ने ये जो है सो डिजाइन कर रखा है फॉर पर्सनल कोचेस, फॉर दोज स्टूडेंट जिनको पर्सनल कोच चाहिए, पर्सनलाइज्ड फीडबैक चाहिए, तो आपको आइकॉनिक में मिलेगा, ठीक है। यहां भी आप पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे, वो जो कोर्स फी है अनअकैडमी का, इसमें किसी भी कोर्स फी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 69,500 का है 1 ईयर का कोर्स, इट विल बिकम व्हाट, 63,550 ओनली, ठीक है। अगर आप 2 साल में जाते हैं तो 1,07,000 का, इट विल बिकम 96,300। 3 साल के लिए जाते हैं 1,41,000 का है, इट विल बिकम व्हाट, 1,26,000। सो इट इज योर चॉइस, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं ना कि अगर आप क्लास करते हैं, ठीक है ना, आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको आपकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन गो फॉर एनीथिंग सर्स एंड मैम्स, ठीक है ना। सो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर डिमांड, ठीक है ना। एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड डिमांड यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है सर। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन से, जो लोग भी आप रहना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, पवन 10 का कोड पर्सनल गाइडेंस में, अगर आपको लगता है कि टाइम थमता जा रहा है और टाइम बाउंड मैनर में हमें एग्जामिनेशन से पहले सारी चीजें कवर अप करनी है, रिवीजन करना है, मॉक इंटरव्यूज देने हैं, फिर पीटी का देना है, सारी चीजें आपको देनी है टाइम बाउंड मैनर में, अप्रोच के साथ अगर आपको चीजें करनी है, आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी चीजें आपको चाहिए यहाँ पे, जो कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग हो, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, दिस इज कॉल्ड पवन 10, जहां आप मुझे पाएंगे, पवन 10 का गाइडेंस पाएंगे, मेंटरशिप पाएंगे, राइट सर्स एंड मैम्स।